कौन से करे थे फैक्टर्स? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं जो प्रेडिक्ट वो, ठीक है। तो एक तो पहले मैंने लिखाया था मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम टेम्परेचर उतना कम रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर के बारे में बताया था। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर रुकावटें आएंगी, रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना मोटा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। एक मोटे पाइप के अंदर मटेरियल छोड़ दी और दे दी, मटेरियल का बना दिया मैंने, अब उसमें जो वो है इम्प्योरिटीज़ हैं उसको ज़्यादा बड़ा एरिया मिल गया, ठीक है, उसमें से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स कम टकराएंगे, तो जितना ज़्यादा एरिया हो जाएगा उतना ही कम रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। और जितना लंबा हो जाएगा, वायर मोटाई उतनी रखी पर लंबा कर दिया उसको, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दो चीज़ें याद रखनी है मेन, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इन दोनों से ही अगर हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो ऐसा आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, इसका नाम है रो, RH, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, R रो L अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला बन गया R इज इक्वल टू रो L अपॉन, ठीक। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, व्हाट इज दिस रेजिस्टिविटी? तो मैं कहूँगा रेजिस्टिविटी क्या है, बेटा बाद में लिख लेना, मैं बताऊँगा जब लिखा दूँ, पर सुना करो केवल, जब मैं बोलना बंद कर दूँ कहूँ लिख लो तब लिखा। अब रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम होगा किसके लिए, अगर मैं वायर की लेंथ 1 मीटर ले रहा हूँ, 1 मीटर का वायर फिक्स, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आगे वाले का 1 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर। अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ, लेंथ को भी 1 मीटर डाल दूँ और इसको भी 1 मीटर स्क्वायर डाल दूँ, तो R किसके बराबर हो जाएगा, R किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, मैंने तुम्हें यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं बताई थी शायद, है ना। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, जो ओम्स लॉ है उसी से आया ना। तो R की जो यूनिट है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो है ओम, OHM लिखते हैं, और सिंबल क्या है उसका, ऐसा, ये सिंबल है उसका ओम के लिए, ठीक है, ऐसा। तो ये ओम का रेजिस्टेंस है, ओ है यूनिट है रेजिस्टेंस की, सॉरी, ओम का सिंबल है ये। अब यहाँ तुमने डाला, अगर रो की हमें यूनिट बतानी है, रो की यूनिट बतानी है, तो ओम की, R की यूनिट क्या होगी, 1 ओम, रो की पता नहीं, ये 1 मीटर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर काट दिया, इस मीटर को इधर ले आओ, तो क्या हो गई, ओम मीटर, ओम के साथ मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गई ओम मीटर। तो इसका मतलब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी, ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी क्या होगी, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ कंडक्टर इज 1 मीटर इन लेंथ एंड एरिया ऑफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ये इसकी डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी, ठीक है। और ये हमेशा सेम रहती है, इट ऑलवेज रिमेन सेम। क्यों रहती है सेम, टेम्परेचर को हटा दो, टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। जहाँ रेजिस्टेंस चेंज होता है टेम्परेचर पर, वैसे ही रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी टेम्परेचर पर, मटेरियल पर भी चेंज हो जाएगी रेजिस्टिविटी। पर अगर मैं रेजिस्टेंस लेता हूँ किसी वायर का, एक मैंने मान लो कॉपर वायर ले ली 10 मीटर लंबी, पर एक कॉपर वायर ले ली मैंने 1 मीटर लंबी, तो 1 मीटर लंबी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको कहते हैं, आगे का हिस्सा जो गोल गोल है ये, इसका जो एरिया होता है सर्कल का, सर्कुलर शेप का, उसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये मैंने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, ये मैंने 1 मीटर लेंथ ले ली, ये हमेशा लेंथ सेम रहेगी, एरिया भी सेम रहेगा, तो भी तो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो इसलिए रेजिस्टिविटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती। रेजिस्टेंस चेंज होता है अगर हम तार को खींच के लंबी करते हैं,
तो लंबी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर मैं इसको डबल कर दूँ, मतलब मोटा कर दूँ उसको, वायर को, उसी वायर को मैंने मोड़ा और मेल्ट करके और उसको मोटा बना दिया, लेंथ छोटी होगी उसको ही लेंथ इतनी थी, उसको मैंने डबल करा, मेल्ट करा और उसको मैंने मोटा मोटा बना दिया, तो वो इतना मोटा वायर हो गया। तो एरिया जितना बढ़ गया उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया बढ़ गया, रेजिस्टेंस कम, लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर रेजिस्टिविटी किसी पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर छोड़कर। रेजिस्टिविटी क्यों नहीं करती? क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कहलाएगी ही नहीं। रेजिस्टिविटी है क्या? जब लेंथ 1 मीटर लेनी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेना है, तो रेजिस्टिविटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो कहते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, ठीक है, हाउ डज इट इफेक्ट्स द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर? तो रेजिस्टिविटी का नाम जहाँ आ जाए तुम कह दो इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम, कांस्टेंट रहेगी। एक टेबल है, इसमें बता दूंगा, टेबल याद नहीं करना तुम्हें, कि हर मटेरियल की अपनी अलग अलग रेजिस्टिविटी है, और जितनी ज़्यादा कम रेजिस्टिविटी होती है वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है। जैसे कॉपर है, उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, सिल्वर की उससे भी कम होती है, उससे ऊपर एल्यूमिनियम की आती है, उससे ज़्यादा होती है, और जो भी मेटल तुम्हें दिखाई देते हैं अपने आसपास, उन मेटल्स की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती जाती है, ठीक है, सबकी डिफरेंट है रेजिस्टिविटी। समझ में आ गई बात? रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है, इसीलिए उसकी फिक्स्ड वैल्यू है आपके पास। रेजिस्टेंस बढ़ घट सकता है लंबाई बढ़ाने से या मोटा पतला करने से। समझ में आ गई मेरी बात? अब मान लो सपोज क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन कैसा पूछेंगे इसमें, वो तुमसे कहेंगे कि भाई लेंथ को हम इसको जो तुम्हारा वायर है उसको खींच के लंबा कर दिया मैंने, डबल कर दिया। अब समझाऊंगा क्यों, ये भी समझ लेना। वैसे तो टीचर्स हटा देती है कि लेंथ लंबी हो गई तो एरिया आधा हो गया, तो ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता कि क्यों आधा हो गया, वो चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। 1 लीटर पानी लिया, उस 1 लीटर पानी को मैंने एक सिलिंड्रिकल शेप कंटेनर के अंदर डाल दिया, ठीक, 1 लीटर ये। अब उसको पानी को लिया और एक कोनिकल शेप में डाल दिया। अब 1 लीटर का आधा लीटर हो गया क्या? 1 ही लीटर। अब उसको उठाया मैंने, एक स्फेरिकल शेप बॉल में भर दिया, अभी भी 1 ही लीटर है। तो वॉल्यूम कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। अगर मैं इसको पिघला दूँ, इसका वॉल्यूम निकालूंगा मैं, ये सिलेंडर है, क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम होता है इसका πr/h, ठीक है। यहाँ कम से कम बच्चे पढ़े हैं जो, उनको तो पता ही होगा, तो पढ़ाया तो कुलदीप सर ने वॉल्यूम, ठीक है। अब और जो बच्चे नए आए हैं उनका नहीं पता मुझे। ये वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr/h। अब πr/h से जो वॉल्यूम निकला इसको मैंने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके मैंने इसकी और कोई शेप बना दी, मैंने एक सर्कल बना दिया, इसको स्फीयर बना दी, बॉल। क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? अभी भी वही रहेगा। उसको मैंने चेंज करा, स्फीयर से कोन बना दिया, अभी भी वही रहेगा। जो शेप बना लो चाहे इसकी। अब तुम क्ले से खेलते हो रोज, है ना, क्ले है, है ना। ये मैं रखता इसलिए हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा अभी, उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम में तो समझाना पड़ता है। अब ये मैंने सर्कल बना रखा है, इसका बना दिया मैंने वो बढ़िया सा लड्डू, है ना, ये बन गया, अच्छा बना दिया। स्फेरिकल शेप समझ लो, स्फेरिकल शेप हो गई। अब इसी को मैंने ऐसे मेल्ट वो करा, चलो ये सिलेंडर बन गया। तो इसमें कुछ मैंने निकाल थोड़ी दिया, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहना है, चाहे कैसी शेप बना दो उसकी, वॉल्यूम मिलने में। अब कोई वायर ली मैंने, वायर लेके मैंने उसको मेल्ट कर दिया, अब मेल्ट करके मैंने उसको लंबा कर दिया, खींच दिया, लंबी पतली बना दी। अब वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ये हाइट के। वैसे वॉल्यूम होता है
L इंटू बी इंटू एच, ये होता है ना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट, हाइट को लंबाई मान लो, एरिया इंटू उसकी लंबाई, ठीक। अब अगर एक मैंने मटेरियल लिया कोई, उसका वॉल्यूम था एरिया 1 इंटू लेंथ 1 पहले वाले, अब उसको मैंने मेल्ट कर दिया और मैंने उसकी लेंथ जो L लेंथ थी, L1 लेंथ थी, उसको मैंने डबल कर दिया, ये 2L1 हो गई। जो पहले L1 थी वो कैसे क्या हो गई अब 2L1, लंबाई डबल कर दी, वॉल्यूम इज सेम, पहले वाला वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, दूसरे वाला वॉल्यूम नया एरिया इंटू नई लेंथ। तो नया एरिया तो मुझे पता नहीं है क्या होगा, नई लेंथ पता है भी डबल हो गई पहले से, दोनों का वॉल्यूम बराबर रख दिया, ये लेंथ निकाल दिया, A2 कितना निकल आया, A1 बाई आधा हो गया। तो जब लेंथ को हम डबल करते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, आधा हो गया। लेंथ को अगर हम थ्राइस करेंगे, 3 गुना करेंगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा, एरिया लेंथ को 4 गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा एरिया, ठीक है। याद रखोगे तो भी चलेगा, तुम्हारे लिए बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्यों हुआ, तुम्हारे को नहीं बताना, पर ये तुम्हें पता होना चाहिए भी। अब मान लो तुमने कोई चीज़, अब वो कह रहा है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा अगर एक मटेरियल लिया, कॉपर ले लिया मैंने, कॉपर का वायर लिया जिसकी लेंथ L थी, एरिया A था, अब मैंने उसको खींच के लंबा कर दिया, डबल कर दिया, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। पहले ये था, ये तो R था, रो L/A, अब R1 नया रेजिस्टेंस आ गया, रो तो सेम ही रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। अगर डिफरेंट मटेरियल होते हैं तो सबका रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो लेंथ हमने क्या कर दी, डबल कर दी, लेंथ डबल कर दी, एरिया मुझे पता नहीं क्या करा, तो एरिया क्या हो गया, आधा हो गया। अभी करके दिखाया ना मैंने, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे उसको, A/2। जब लेंथ डबल होगी तो एरिया आधा होगी, तो आपने नया रेजिस्टेंस लिखा, रो इंटू लेंथ डबल कर दी, एरिया आधा कर दिया। अब जरा इसको थोड़ा घुमाओ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे A आ जाएगा, इसमें से ये 4 मल्टीप्लाई कर दो बाहर और ये हो जाएगा रो L/A हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, R ही है, R1 क्या आ गया नया, 4 टाइम्स द ओल्डर रेजिस्टेंस, 4 गुना हो गया, जो नया रेजिस्टेंस हुआ वो 4 टाइम्स हो गया। मतलब वायर को पतला करने से आपका रेजिस्टेंस कैसा हो गया, 4 टाइम बढ़ गया। ये तो बताया था हमने कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ को डबल कर दिया हमने, खींच दिया उसको, एरिया भी तो हुआ। मेरी बात समझना ध्यान से, अगर एरिया सेम रहता है और लेंथ डबल होती है तो रेजिस्टेंस भी डबल ही होगा। चीज़ को समझना ध्यान से। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि आपने उस तार को लंबा खींच दिया, स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, स्ट्रेच करा। जैसे तुम रबर बैंड लेते हो, उस रबर बैंड को कैसे खींच देते हो, तो पतली हो जाती है रबर बैंड, तो एरिया घट जाता है, उसका लेंथ खिंच जाती है लंबी। ऐसे ही अगर मैंने उसको स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करके लंबा कर दिया, तो वायर लंबा तो हो गया पर वो पतला भी हो गया, है ना। तो ऐसे में अगर एरिया डबल कर रहे हो, लेंथ डबल कर रहे हो, तो एरिया आधा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उतना ही रेडियस, उतना ही एरिया का वायर उसमें जोड़ दूँ, उसे डबल कर दूँ, एरिया चेंज नहीं करा मैंने, खींचा नहीं मैंने उसको, सीधा सीधा लंबा खींच ले लिया उसको, डबल इट्स लेंथ, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी केवल डबल ही होगा। देखो कैसे कर दूँगा, आर तो ये है ही, अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ को मैंने डबल कर दिया पर एरिया तो सेम ही रहा, सिर्फ लेंथ को मैंने जोड़कर डबल कराया, एरिया में चेंज मैं नहीं लाया हूँ, खींचा नहीं है मैंने उसको, तो एरिया रिमेन सेम। तो ये हो जाएगा 2 रो L/A, ये क्या हो गया, R1 इज इक्वल टू 2R, मतलब पुराने रेजिस्टेंस का सिर्फ डबल हुआ, एरिया चेंज मैंने नहीं करा, लेंथ केवल चेंज करी, तो रेजिस्टेंस भी उतना ही टाइम्स हो गए जितनी टाइम्स लेंथ हो गई।
ठीक है। लेकिन अगर हमने खींचा उसको तो वायर का एरिया घट गया, कम हो गया, खींचने से, स्ट्रेच करने से एरिया कम हो जाता है। तो जितना टाइम्स लेंथ करोगे उतना ही 1/, करके एरिया हो जाएगा। जैसे ट्वाइस लेंथ करी तो हाफ एरिया हो जाएगा, थ्राइस लेंथ करी तो 1/3 एरिया हो जाएगा। अगर वो स्ट्रेच करने के लिए बोले तो करना है ये काम, अगर स्ट्रेच करने के लिए ना बोले तो फिर यही काम करना है, एरिया सेम रखेंगे, लेंथ को केवल बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई? पक्का सबको समझ में आ गई? तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत। तो पहले तो ये लिख लो सारा, ये लिख लो, ये लिख लो जो मैंने लिखवाया सारा का सारा। इसकी यूनिट लिख लेना, ओम मीटर होती है। क्या बेटा? लिख लो बेटा, लिख लो। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod, numerically equal to the resistance of the rod of that substance, of a rod of that substance which is 1 meter long, which is 1 meter long and 1 meter square meter and 1 square meter in cross section, in cross section, 1 square meter in cross section। ठीक है। अभी वायर तो बोल नहीं सकते, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो तुम सोच के देखो कितना होगा एरिया 1 मीटर स्क्वायर, काफी बड़ा हो जाएगा, है ना? 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर हो गया मतलब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू πr²। एरिया दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन पाई इसका अंडर, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन पाई का भी अंडर रूट, 3.14 का अंडर रूट, जितना भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इतना रेडियस सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब लगभग मेरे ख्याल से और कुछ नहीं होगा तो 50-60 तो आ ही जाएगा, 50-60 सेंटीमीटर का। तो काफ़ी मोटा इसका रेजिस्टेंस बनेगा, तो काफ़ी बड़ा। तो इसलिए इसको वायर नहीं बोला, इसको क्या बोला है, रॉड बोला। ठीक है। इधर ध्यान दो। तो ये तो हो गया। अब इसकी यूनिट लिख दी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ऐसे लिखना, इसको ऐसे मत बनाना, इसको ऐसे लिखना, ओम मीटर यूनिट है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर, ओम मीटर, ऐसा ही यूनिट है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो एक छोटी सी चीज़ रेजिस्टेंस के ऊपर बता रहा हूँ, दिमाग में आ गया अचानक। आप एक बाल्टी के अंदर पानी भरो, उसमें लाइव वायर डाल दो, करंट आ जाएगा उसके अंदर। आप उसके अंदर अपना हाथ डाल दो, करंट लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। आप थोड़ा बड़ा वेसल ले लो, ये कमरा ले लो, इसमें पानी भर दो और उसमें हाथ डाल दो, वायर भी डालना है लाइव, इसमें भी लग सकता है। पर अगर एक वो ले लूँ, रिवर ले लूँ या एक पॉन्ड ले लूँ, बहुत बड़ा लेक ले लूँ, उसमें एक तरफ से तार डाल दो और सारे नहाने के लिए कूद जाओ उसमें, एक को भी करंट नहीं लगेगा। लगना चाहिए, क्यों नहीं लगा? क्योंकि पानी का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है और करंट जो तुम उसमें छोड़ रहे हो वो बहुत कम है, तो वो तुम्हारे तक पहुंचेगा ही नहीं, वो तुम्हारे तक पहुंचेगा। अब इसी चीज़ के लिए, अब देखो चीज़ को समझना है, बहुत अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ और तुम्हारे आगे काम में आएगी, इसमें चैप्टर में भी है। अर्थिंग करते हैं हम, अर्थिंग मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में आएगा। घरों में सबके अर्थिंग हो रखी है। तो ये तीसरा वाला ऊपर वाला स्विच का जो स्विच कह रहा हूँ, उसका सॉकेट का जो सबसे ऊपर वाला छेद है, ये अर्थिंग के लिए होता है ना? ये वाला जो पॉइंट है ये अर्थिंग का होता है।
मतलब यहाँ से एक वायर, सब जितने भी सॉकेट्स लगे हुए हैं, यहाँ से एक वायर अर्थ के अंदर चलता है। एक वायर डालते हैं जरूर अर्थ घर के अंदर। क्यों डालते हैं? क्योंकि हम लोग सारे ऐसे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं जो मेटल के बने हुए हैं बहुत सारे। फ्रिज होता है हमारा, अवन है हमारा, गीज़र है हमारा, है ना, ये सारे के सारे किससे बने हैं? मेटल के बने हैं। तो यहाँ करंट आ सकता है इसमें, मेटल जितने भी हैं सब में करंट आ सकता है। कंडक्टर्स हैं वो, दे आर गुड कंडक्टर्स। तो अब इससे अर्थ डालने, अब जब हमारे जो भी मेटल, अब जैसे मान लो ये हमारा ये एसी है, ये प्लास्टिक का है, अब चलते में काम कर लो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है ये मेटल का है, इसमें अगर चलते में करंट में काम करोगे तो तुम्हें झटका लग सकता है ना। लेकिन जो इसका वायर आ रहा है नीचे, ये जो मोटा वाला वायर आ रहा है, ये पावर प्लग में जा रहा है। इसमें 3 ऐसे वो होते हैं, घर में देखा होगा सब तुमने, जो तुम्हारा ये टॉप होता है ऊपर का, टॉप कहते हैं ना, ये ऊपर का और 2 नीचे के। तो एक में लाइव वायर होती है, एक में न्यूट्रल वायर होती है, और एक में ये अर्थ की वायर होती है। और ये सबसे लंबा होता है उन 3 में। आज घर जाके देखना, ये जो तुम 3 टॉप लेते हो, ये डंडी सबसे लंबी होती है, ये छोटी होती है। आज घर पे गौर करना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले टच करती है उससे। तो देखो करंट को निकलने के लिए अगर बाई चांस कब लगता है हमें झटका, इसमें झटका कब लगेगा? अभी मैं हाथ लगाऊं तो झटका नहीं लगेगा मुझे। कब झटका लगेगा? नहीं, कब झटका लगेगा? जब इसमें जो हमने लाइव वायर डाली हुई है वो गलती से बॉडी को टच कर देगा। भाई तुम वायर यूज़ करते हो ना, वायर में तुम कभी छील के देखी हो तो उसके अंदर एक वायर नहीं होता, बहुत सारे वायर्स होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले पतले। उनको छीलते हो, ऐसे करते हो और लगा देते हो उसके अंदर। अब बाई चांस उसमें से एक तार निकला, रह गया, और उसने मेटल बॉडी को टच कर दिया। अब मेटल बॉडी को टच कर दिया, अब मेटल बॉडी को टच करोगे आप तो आपको झटका लगेगा। लेकिन अगर प्रॉपर अर्थिंग करा रखी है तो आपको झटका नहीं लगता। कब झटका लगता है? जब अर्थिंग नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि करंट के पास सर्किट पूरा करने के लिए आपका रास्ता ही है, बस शरीर में से निकल के जाएगा, अर्थ के अंदर जाता है। अर्थ जो है वो 0 पोटेंशियल पे मानी जाती है, 0 वोल्ट होता है अर्थ इज ऑन 0 वोल्ट। और हमारे को करंट कितने वोल्ट पे मिल रहा है? 220 वोल्ट। तो हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगा करंट। तो 220 वोल्ट का जो झटका कहते हैं ना, 220 वोल्ट का झटका लगा, वो झटका इसलिए लगा क्योंकि 0 वोल्ट नीचे है। तो 220 वोल्ट से जब करंट जाएगा तो हमारी बॉडी पे जाने के लिए उसको रास्ता मिलेगा, वो वहाँ से निकल के भागेगा और वो झटका मार के जाएगा। लेकिन अगर तुमने प्रॉपर अर्थिंग कर रखी है तो क्या होगा? वायर के थ्रू वो ज़मीन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। 10,000 ओम है हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, 10,000 ओम। तो मतलब हमारी बॉडी में से नहीं जाएगा। मैंने उस दिन समझाया था रेजिस्टेंस, करंट कहाँ से फ्लो करता है? जहाँ कम रेजिस्टेंस होता है। मैंने नालियाँ बना के समझाया था, उसमें पत्थर डाल दिया था, पानी बहा दिया था। तो पानी कहाँ से निकलेगा? जहाँ कम पत्थर होंगे वहाँ से ज़्यादा निकलेगा, जहाँ रुकावट ज़्यादा होगी वहाँ से कम जाएगा। समझ में आ रही है बात? पर अगर तुम्हारे शरीर में के अलावा वहाँ कोई अर्थ वायर है ही नहीं जिससे एक्स्ट्रा करंट जो बॉडी के अंदर आया, उसकी मेटल बॉडी के अंदर आया है, वो कैसे बाहर जाएगा? वो जब ही जा सकता है जब अर्थ वायर हो वहाँ पर। तो बॉडी के साथ अर्थ वायर को टच करके रखते हैं। जब कभी कोई अप्लायंस को खोल के दे दोगे तो उसमें अर्थिंग जो है ना वो बॉडी के साथ होती है। अर्थिंग बॉडी के साथ वेल्डिंग करके रखते हैं उसको, ताकि अगर इस बॉडी के अंदर कोई करंट आया तो उस वायर के थ्रू कहाँ चला जाए? अर्थ में चला जाए, तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्योंकि तुम्हारे शरीर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है। कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट कहाँ से थ्रू होके जाएगा? वायर के थ्रू होके तुम्हारे ज़मीन में चला जाएगा। और अगर वो वायर तुमने नहीं लगवा रखा तो उसके पास रास्ता ही एक है, कुछ भी करेगा वो तुम्हारे शरीर से निकल के जाएगा। जब निकलेगा तो तुम्हें झटका लगेगा। समझ में आ गई? चिपका भी लेता है नहीं का तो झटका भी लगता है। तो अर्थिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए। हमारे हर घर के अंदर ये होनी ही चाहिए। जिसके नहीं है या जिसके खराब है या जो लापरवाही करते हैं वो कई बार बहुत बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। अकेला कोई आदमी है, ऐसे बहुत लोग हैं अकेले घर में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और उसका हाथ लगा दिया और पकड़े रह गए
और बस 1 मिनट का भी खेल नहीं होता, 1 मिनट में बिजली मार देती है। ठीक है, बहुत सारे जो इलेक्ट्रीशियंस हैं वो खंभे पे चढ़े रहते हैं, तो देखते लाइव वायर के अंदर काम करते रहते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं वो बहुत बड़ी। और कई बार ऐसा होता है वहीं चिपके रह जाते हैं, और क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है वहीं पे ही निबट जाते हैं। और हाई टेंशन वायर में कई बार ऐसा भी हो जाता है, कर रहे हैं किसी ने गलती से खोल दिया तो वो तो बस कोयला ही बन के उतरते हैं नीचे को, जल जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत खतरनाक होती है, तो इससे बचाव करके रखना चाहिए। जब भी कोई काम करते हो बिजली का, तुम्हारे या तो पैर में अच्छे जूते चप्पल होने चाहिए जो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, या हाथ में ग्लव्स होने चाहिए अगर तुम्हें आदत नहीं है करने की तो इसलिए ढंग से काम करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका। अब इसके बाद अगली चीज़ हमारे पास क्या आती है, एक छोटी सी चीज़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो टंगस्टन मेटल है, टंगस्टन मेटल जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब पीले वाले बल्ब, तो कल मैंने बनाया भी था यहाँ पर, ऐसा गोल ऐसा बनाया था ना, इसमें फिलामेंट लगाया था हमने ऐसे, तो ये तार लगाया था इसमें, ये फिलामेंट कहलाता है, ये तार है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जो है वो एलॉय होता है, टंगस्टन इज एन एलॉय, मेटल नहीं है, टंगस्टन इज एन एलॉय। अब ये टंगस्टन इतनी बार जलने के बाद भी खराब नहीं होता। ये हर बार आग लगाते हो, स्विच चलाया तुमने, गर्म हो गया वो, लेकिन फिर भी खराब नहीं होता। तो इसलिए, और ये जलता क्यों है, तो इसके दो कारण हैं। इसको टंगस्टन एलॉय को, ये टंगस्टन मेटल ही होता है, टंगस्टन में मेटल, निक्रोम होता है वो एलॉय होता है, टंगस्टन इज मेटल। ठीक है, तो टंगस्टन मेटल है, और निक्रोम एक और होता है, निक्रोम। ठीक है, ये भी एलिमेंट्स में ही यूज़ किया जाता है। ये भी जैसे तुम्हारे प्रेस में एलिमेंट्स होते हैं, या मैंने कल हीटर के बारे में बताया था तुम्हें, प्लेट वाला हीटर बता रहा था ना, उसमें जो है ये यूज़ होता है। तो ये दोनों, और टंगस्टन मेटल होता है, टंगस्टन इज अ मेटल। ठीक है, ये मेटल है, ये है। ये दोनों ही इसलिए यूज़ करे जाते हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो हमें, अगर मैंने कुछ दिन ही बताया था, बल्ब को अगर हमें ग्लो कराना है तो वो जो मेटल है, अगर उसमें कॉपर वायर लगा दूंगा तो करंट, वो गर्म ही नहीं होगा। गर्म नहीं होगा, क्यों नहीं गर्म होगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। तो हम इसके अंदर ऐसा मेटल लगाते हैं या ऐसा एलॉय लगाते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो, और हाई होने से ही वो हीट होगा, हीट होकर ही ग्लो करेगा, और गैस होती है उसकी वजह से वो ग्लो करता है। ठीक है, तो निक्रोम या टंगस्टन दोनों ही इसीलिए यूज़ करे जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हायर टेम्परेचर, जलते नहीं है। दूसरा, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों रेजिस्टिविटी ज़्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि गर्म होने से ही हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, गर्म रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो गर्म होंगे, और गर्म होंगे तो ज़्यादा चमकेंगे, ग्लो करेंगे। समझ में आ रही बात? टंगस्टन और निक्रोम ये दोनों ही ऐसे ही यूज़ करे जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हायर टेम्परेचर, नहीं होते हायर टेम्परेचर में, ख़राब, जलते नहीं है। दूसरा, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, और हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी तो वो हमारे काम आएगी। तो दो चीज़ों में मैंने बताया था कि जो हीट होती है, जो प्रोड्यूस होती है हीट, वो हमारे लिए अच्छी भी होती है, वो हमारे लिए बुरी भी होती है। ठीक है, तो कहाँ बेनिफिशियल है, जहाँ हमें हीट प्रोड्यूस करनी है तो वो हमारे लिए अच्छी है ना। अगर मान लो सर्दी हो रही है और मुझे हीटर लगाना है, तो हीट को तो करूँगा ना प्रोड्यूस वहाँ पे मैं, तो हीट प्रोड्यूस होगी तो मुझे गर्मी मिलेगी, तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। गीज़र में पानी गर्म करना है तो वहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए, जब भी गर्म हो पाएगा। अवन है, अवन में कोई चीज़ मुझे बेक करनी है तो मुझे हीट चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ दैट इज़ गुड फॉर अस, रेजिस्टेंस इज़ गुड फॉर अस। पर अगर और कोई अप्लायंस है जिससे मुझे हीट नहीं चाहिए, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सब हमें यहाँ हीट नहीं चाहिए। अगर हमें हीट चाहिए यहाँ बनेगी तो वो हमारी चीज़ को ख़राब करेगी। तो ये हमारे लिए कोशिश यहाँ इन अप्लायंसेस में ये होती है कि कम से कम हीट प्रोड्यूस करें
और जहाँ हमें हीट की ज़रूरत होती है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक, समझ में आ गई बात? रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो टंगस्टन मेटल और निक्रोम एलॉय ये दोनों के दोनों इन एलिमेंट्स में ही यूज़ होते हैं। एक बल्ब के एलिमेंट में होता है, एक दूसरे फिलामेंट्स, ये फिलामेंट में यूज़ होता है, ये एलिमेंट्स में यूज़ होता है, जो मैंने बताया जहाँ जहाँ हमें हीट प्रोड्यूस करनी है। क्यों होते हैं? बिकॉज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज। लिख लो इसको, लिख लो टंगस्टन मेटल एंड निक्रोम एलॉय, NiCHROM, निक्रोम एलॉय। ठीक है, are used as filament of bulbs, are used as filament of bulb and elements के अलावा इसमें एलिमेंट से पहले लिखो हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेस्पेक्टिवली। ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेस्पेक्टिवली क्यों लिखवाया है? क्योंकि टंगस्टन मेटल तो इसमें जो पहले बोला बल्ब में, और निक्रोम कहाँ? हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। भाई तुम सुबह को टोस्ट बनाते हो, टोस्ट को गर्म करते हो ना, टोस्टर होता है ना, तो दो तरह के टोस्टर आते हैं। एक तो आता है ऐसा बंद करके और उसमें इलेक्ट्रिक वायर लगा देते हैं, बीच में से काट देते हैं उसको, ऐसा आता है चकोर सा, वो बंद कर दिया, तार लगा दिया, गर्म हो गया, उसको निकाल दिया। एक ऐसा आता है कि उसमें डाल देते हैं अंदर, वो पॉप करके बाहर आ जाती है जब सीख जाती है। तो दोनों में हीट होती है, दोनों में ही एलिमेंट लगा होता है, जो किसका बना होता है? निक्रोम। ठीक है, टंगस्टन मेटल होता है फिलामेंट के लिए, और वो अब इसके आगे जो कहाँ तक लिखा है? बिकॉज नंबर 1 लिखना, बिकॉज के बाद नंबर 1 लिखना, because they do not oxidize at high temperature, because they do not oxidize at higher temperature, because they do not oxidize at high temperature. Number 2, they have high resistivity, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उनमें, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। तो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि और वायर को अगर हम किसी चीज़ और मेटल को करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी कम है, और दोनों कंडीशन पूरी करनी है। ज़्यादा गर्म होने में जलना भी नहीं चाहिए, अगर गर्म करने में जल गया तो भी टूट जाएगा, एलिमेंट बेकार हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी कम होगी तो हीट ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं, ये दोनों टंगस्टन की और निक्रोम। ठीक, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सर्किट्स की तरफ। ये तो हो गया हमारा पार्ट। अब देखो ध्यान से समझना, ये पार्ट जो अब करवा रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि क्यों करते हैं पैरेलल और क्यों करते हैं। एक और होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब किसी भी रजिस्टर को हम कैसे जोड़ सकते हैं? हम ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं लगातार। सीरीज क्या होता है? हाथ में हाथ, जैसे हम कोई ह्यूमन चेन बनाते हैं तो क्या करते हैं? एक हाथ पकड़ते हैं, दूसरे हाथ पकड़ते हैं, तीसरे हाथ पकड़ते हैं, है ना। अब देखो इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ। ये तो R1 है, R2 पहले से समझो। तो जब हम इसको बैटरी से लगाएंगे और स्विच ऑन कर देंगे तो
प्लस से माइनस की तरफ करंट भागेगा, है ना। इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब दो चीज़ और बताई थी मैंने तुम्हें, एक बताई थी वोल्ट मीटर के बारे में, एक बताया था एम मीटर के बारे में, ठीक है। एम मीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। अगर मेरे को इसमें देखना है कि इसमें करंट कितना है, तो मैं यहाँ पे एक एम मीटर लगा दूंगा, ठीक है। ये करंट सीरीज में जुड़ता है। अगर इसमें भी मुझे देखना है, इसका अगर मेरे को देखना है कि इसमें कितना करंट आ रहा है, तो एम मीटर कहाँ लगाऊंगा, यहाँ एम मीटर लगा दूंगा। और इसमें कितना करंट आ रहा है, इसके लिए A1 कर दिया मान लो मैंने, इसके लिए मैंने A2 कर दिया। और इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो यहाँ एक एम मीटर और लगाया मान लो, तो वो करंट बता देगा तुम्हें भाई इन दोनों को मिलकर इतना एम मीटर करंट आ रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझना कि ये आप करंट को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, तुम समझो ये नालियाँ बनी हुई हैं, पानी बहा दिया मैंने 100 लीटर का, इसमें क्या बहा दिया 100 लीटर पानी बहा दिया इस नाली में से डाला मैंने। अब यहाँ जाके दो हिस्से बट गए, कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा। किस बात पे डिपेंड करेगा कितना पानी किस में जाएगा, कितना रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ कम रेजिस्टेंस है, यहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो पानी यहाँ ज़्यादा जाएगा, यहाँ कम जाएगा। रेजिस्टेंस पानी करंट के बराबर समझना, और रेजिस्टेंस जो तुमने उसमें पत्थर मिट्टी जो कुछ डाला तुमने उसमें, वो उसकी रेजिस्टेंस, रुकावट। तो जिधर रेजिस्टेंस अगर मैंने कहा भाई R2 बड़ा है R1 से, R2 बड़ा है R1 से, ये ज़्यादा है ये कम है, तो I2 छोटा होगा I1 से, करंट कम जाएगा। अब जो इसमें से करंट जाएगा वो रेजिस्टेंस, जब यहाँ मिट्टी पत्थर ज़्यादा डाल दिए तो यहाँ से पानी कम जाएगा, यहाँ से फ्लो कर जाएगा ज़्यादा, इधर कम जाएगा तो जरूर, एंट्री तो होनी है उसकी वहाँ से भी, क्योंकि खुला हुआ रास्ता। भाई जिस आदमी को नहीं पता होता भीड़ आ रही है, दो रास्ते हैं, तो कुछ आदमी इधर से भागते हैं, कुछ देर उसको लगता है यार यहाँ ज़्यादा बंद सा लग रहा है, और जबकि आगे नहीं होता, आगे खाली होता है, तो कुछ आदमी यहाँ हो जाते हैं। तुम भी करते हो जीवन में, ये काम सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है, टोल रोड, टोल टैक्स में लाइन लगी रहती है, तो आदमी लग जाता है एक बजे आके, सोचता है यहाँ कम है, और उसने 1000 का नोट निकाला उसे देते, ये 2000 का नोट निकाला उसे देते उसे। सुन तो सही, क्या नोट वाला है ये किसने कह दिया फरीदाबाद चला जाए नोट वाला है, सर यहाँ तो कहीं नहीं है। तो तेरे को नहीं पता था तो कितनी बिना बात होता है। फरीदाबाद टोल पे वो है नोट कैश चलता है, टैग चलता ही नहीं। मैंने देखा सिर्फ कैश चलता है। अगर चलता हो मुझे 2000 रुपये मैं फ्री दूंगा तुझे, और नहीं तो तू दियो मुझे ना सर, ये गलती है। अरे मेरे टीम चल मेरे साथ चल, चलो 3 दिन नहीं चल रहे। तो टैग हर जगह नहीं है। तो अगर तुम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन भी मान लो इसको कि भाई उस टैग है नहीं, है ना, इस पर बहस करने की तो कोई बात नहीं। तो मान लो उसने 2000 का नोट दे दिया, तुम्हारी गाड़ी रुक गई, और जो बराबर में लंबी लाइन थी वो निकल के भाग गई, क्योंकि सारे टैग से थे पार गए। तो कई बार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता, घुसते तो सब में ही है, सब इधर भी घुसे कुछ इधर भी घुसे, रास्ते में भगदड़ मच रही है, कोई इधर घुस गया कोई इधर घुस गया, ऐसा समझ लो। अब किसी को ये नहीं पता इस रास्ते पे कितनी रुकावटें आएंगी। तो जहाँ रुकावट कम आएगी फिर क्या होगा, यहाँ से जब देखेगा बहुत लंबी लाइन लग रही है, आदमी क्या करता है, बैक कर लेता है, सोचता है यार उस पर चला जाऊँगा, तो दूसरे पे भाग गया। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है तुम्हें, जहाँ ज़्यादा रुकावट होगी वहाँ कम चीज़ जाएगी। पानी ले लो वो भी कम जाएगा, इंसान ले लो वो भी कम जाएंगे, जहाँ रुकावट होगी वहाँ कम से कम चीज़ फ्लो करेगी, तो करंट भी उतना ही कम फ्लो करेगा। यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो I2 छोटा हो गया I1 से, I2 कम आएगा करंट यहाँ से, करंट यहाँ से ज़्यादा जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब यहाँ 100 लीटर पानी डाल दिया, यहाँ 100 लीटर पानी डाल दिया, तो 100 लीटर यहाँ से क्रॉस होगा और 100 लीटर यहाँ से क्रॉस होगा, दोनों जगह क्रॉस होगा सेम ही। पानी तो रास्ता तो एक ही है, चाहे कितना भी रेजिस्टेंस हो जाएगी, थोड़ी देर रुक के जाएगा पर जाएगा जरूर, और उतना ही जाएगा जितना जाना है।
तो इसलिए जब भी सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो करंट ऑलवेज रिमेन सेम, करंट में कभी चेंज नहीं आता। 100 लीटर पानी डाला है, R1 के पास भी 100 लीटर जाएगा और R2 के पास भी 100 लीटर ही जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है। इस दिमाग में बिठाना, ये सिर्फ दो चीज़ें ही बताऊंगा, उसी पर बेस सारे न्यूमेरिकल आएंगे, नहीं तो एक भी नहीं होगा अगर वो चीज़ नहीं समझेगा। सीरीज में जब हम चलते हैं तो करंट ऑलवेज रिमेन सेम, जब हम पैरेलल में चलते हैं तो करंट हमेशा डिफरेंट होता है, बढ़ जाता है। बराबर कब होगा? जब इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बराबर है, दोनों जगह सेम रेजिस्टेंस है, तो जितना करंट आपने भेजा वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ से 2 एम्पियर करंट गया तो ये और ये दोनों सेम है, आर है दोनों, तो आधा इधर चला जाएगा, 2 में से 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर इधर, ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं तो डिफरेंट करंट जाएगा। जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ कम करंट जाएगा, जहाँ कम रेजिस्टेंस है वहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस, वो करंट जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सीरीज में करंट ऑलवेज रिमेन सेम एंड इन पैरेलल करंट ऑलवेज रिमेन्स डिफरेंट, दोनों अलग अलग। अब तो पैरेलल की पहचान क्या है? जहाँ पर करंट बट जाए या अलग अलग हो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ का करंट अलग होगा, यहाँ का करंट अलग होगा, R1 है या R2, यहाँ करंट I है तो यहाँ भी करंट I ही होगा। क्लियर होगी बात? इतनी करंट तक की बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम ओम्स लॉ करते हैं ना, तो V = IR होता है। तो इसमें हमने R के बारे में और I के बारे में पढ़ लिया, V बच गया, V बच गया ना। हमारे घर में ये V तो आता है, उसी से करंट आएगा, तो पहले तो V आना चाहिए तब I आएगा। तो I इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना V का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट हमारे घर में होता है। 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, जो भी वोल्ट आ रहा है उसके हिसाब से करंट आता है। ठीक है, अब इसके अंदर, सीरीज के अंदर, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कितना V है, इस R1 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मुझे बताना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दूँगा। भाई पता किससे लगाते हैं हम? वोल्ट मीटर से। वो पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। करंट किससे नापते हैं? एम मीटर से। ये मैंने सब लिखवाया हुआ है आपको। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था वहाँ वोल्ट मीटर यूज़ करा था, और ये भी बताया था कि वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस का होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है हमेशा। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल और इट इज ऑफ हाई रेजिस्टेंस। क्यों होता है? क्योंकि करंट कम से कम जाए इसमें से निकल के। हमारा काम क्या है? केवल ये बताना कि इस एंड और इस एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, तो जब हम सीरीज में लगाते हैं तो V जो है वो अलग अलग होता है दोनों। अगर रेजिस्टेंस अलग है तो V हमेशा अलग अलग होगा। क्या समझाया मैंने? सीरीज के अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर दोनों अलग हैं तो। अब देखो, समझो बात को, इस बात को समझना ध्यान से। ये 6 वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों में अलग अलग होगा। दोनों का अगर मान लो इसका V1 है, इसका V2 है, सपोज कर, तो जो V1 + V2 है वो 6 के बराबर आएगा। इसमें तो बैटरी तो दे रही है पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो बट रहा है अलग अलग जाके। ठीक है, इसका अलग, इसका अलग। अब तुम्हारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी हमारे घर में वायरिंग होती है, क्या एक वायरिंग, एक बल्ब के फ्यूज़ होने से आपके घर की लाइट चली जाती है? या एक पंखा खराब हो गया तो क्या सारे पंखे बंद हो जाते हैं? ऐसा होता है? नहीं होता। इसका मतलब आपके घर की वायरिंग पैरेलल में करी गई है। क्यों करी गई है? अगर ये खराब हो जाएगा, सीरीज में कर दूं और ये खराब हो गया, टूट गया बीच में, अब करंट क्रॉस होगा क्या आगे? तो सर्किट टूट गया, सर्किट ब्रेक हो गया। इसका मतलब करंट अब कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा करंट। तो जब करंट कहीं नहीं आएगा तो बल्ब, सारे लाइट बंद, अंधेरा हो जाएगा घर के अंदर। समझ में आ रही बात? और पर यहाँ पर क्या है, मान लो ये चला हुआ है, एक और लगा दे लो मैंने तुम्हारे लिए अप्लायंस, ये खराब हो गया तो ये रास्ता है निकलने के लिए, तो ये चलते रहेंगे। और ये भी खराब हो गया तो भी ये वाला तो चलता ही रहेगा।
समझ में आ रही है मेरी बात? तो तुम्हारे घर में चाहे 4 पंखे खराब हो जाए, जो 2 और 2 पंखे होंगे, वो ट्यूबलाइट होंगी, जो कुछ होंगी वो सब चल रही होंगी, बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास दूसरे रूट से करंट जा रहा है। तो ये वाली चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर अगर ये रेजिस्टेंस दोनों बराबर है, सेम, ये भी आर रेजिस्टेंस और ये भी आर, इस दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो ये वोल्टेज दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी, 3 वोल्ट और 3 वोल्ट। ठीक ठीक है, समझ में आ गई बात? और अगर मान लो दोनों का रजिस्टर अलग अलग हो, रेजिस्टेंस अलग अलग हो, रेजिस्टेंस का एक अलग वोल्टेज उसका है रेजिस्टेंस, मान लो एक जो है वो 10 ओम का है, एक मान लो जो है ये 5 ओम का है, ये R2 और ये दोनों अलग अलग उसके, ठीक है। अब इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, उसको यहीं रोक लेगा अगर सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, इसको यहीं रोकेगा ये, और इसकी वोल्टेज आगे नहीं पास हो, कम पास होने देगा। जितनी इसको ज़रूरत है उतनी पहले यूज़ करेगा। इसको एग्जांपल देता हूँ, घर में 3-4 बल्ब लेना, उनको सीरीज में जोड़ लेना। पहला वाला बल्ब ज़्यादा वोल्टेज का होना चाहिए, 200 वाट का, अगला बल्ब 100 वाट का, अगला बल्ब 10 वाट, ऐसे ले लो, और उसको लाइव वायर उसमें लगा दो, स्विच ऑन हो जाएगा, सर्किट होगा तो चलेगा। तुम देखोगे पहले वाला बल्ब ज़्यादा जल रहा होगा, उससे अगला वाला बल्ब कम चल रहा होगा, उससे वाला बल्ब और कम चल रहा होगा, क्योंकि सबसे आगे वाला बल्ब को ज़्यादा जरूरत थी वोल्टेज की, उसने पहले खींच ली, क्योंकि वो कितने वोल्ट का था, वोल्टेज का था 200 वाट, तो उसने ज़्यादा ली, तो आगे नहीं पहुँचा, वोल्टेज बट गई, अलग अलग हो गई। सीरीज में लगाया ना, तो इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज अलग अलग हो गई। लेकिन अगर तुम पैरेलल में लगाते हो तो सारे पंखे हमारे बढ़िया चलते हैं एकदम, सबको बराबर वोल्टेज, अगर 225 वोल्ट आ रही है, 230 वोल्ट आ रही है, 29 वोल्ट, तो इसके पास भी उतनी जा रही है, ट्यूबलाइट के पास भी उतनी जा रही है, और फ्रिज लगाया तो फ्रिज के पास भी उतनी जा रही है, कूलर के पास भी उतनी जा रही है, सबके पास बराबर जा रही है। क्यों? क्योंकि वो सारे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल में वोल्टेज ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, इन पैरेलल V रिमेन्स सेम, सेम वोल्टेज होती है, और इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम हाई। तो ये इस सारे चैप्टर का मूल मंत्र है। इसको अगर समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो कुछ भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा आपको, ये पक्का समझ लो, ठीक है। पैरेलल में V सेम रहता है और सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। ये हमेशा दिमाग में बिठा लो अच्छे से, इसके बिना न्यूमेरिकल एक भी नहीं होगा, ठीक है। लिख ले बेटा, बैठा के नींद आने लगी, लग गई है, आंखें चढ़ी हुई। हमें क्या जरूरत है कि हम पैरेलल में और सीरीज में लगा रहे हैं। जब हम एक मिनट सुनना मेरी बात ध्यान से, बस 5 मिनट रह गए, सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाता है। सीरीज में रेजिस्टेंस जब हम लगाते हैं तो R1 प्लस R2 होता है। जब हम R1 और R2 को लगाया तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2। इसका मतलब पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया। जितने भी चीज़ें हम उसमें लगाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ लगाते हैं तो ये R, अभी मैं इसको डिराइव करके भी दिखाऊंगा अगली क्लास में, ऐसे आपका 1/R2 प्लस 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। तो इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाता है। अब कहाँ ये यूज़ होता है, मान लो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमें कम रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। जैसे अब हम किसी भी टीवी के अंदर आप खोल के देखो या कंप्यूटर के अंदर खोल के देखो, एक मदरबोर्ड बना होता है ना, बोर्ड में वायरिंग होती तरह तरह की,
उसमें अलग अलग चीज़ें लगी होती हैं, कैपेसिटर्स भी लगे होते हैं, रेजिस्टर्स भी लगे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। अब किस चीज़ को कितना करंट चाहिए आप रोकोगे कैसे? बाहर से जो करंट आ रहा है, जो आपको 220 वोल्ट से मिल रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा है, और एक छोटी सी चीज़ लगी हुई है जिसको करंट चाहिए 0.5 एम्पियर, आप कैसे रोकोगे? उसके सामने कोई ना कोई रुकावट लगाओगे। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ रजिस्टर लगा दोगे उसके आगे जो सारे करंट को पकड़ ले और उतना ही जाने जितना उसको जरूरत है। तो ये पैरेलल और सीरीज की जो कंडीशन है ये जब ही लगाई जाती है जब आपको करंट को रोकना या ज़्यादा करना। तो पैरेलल में लगा देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं। जैसे घर में हमें सब में वोल्टेज सारे में सेम चाहिए, तो वोल्टेज सेम चाहिए तो हम क्या करते हैं, सबको पैरेलल में लगा देते हैं, तो वोल्टेज सेम रहती है, इसीलिए सब चीज़ें प्रॉपर चलती हैं। अभी इसी कनेक्शन को सबको सीरीज में कर दो तो पंखा जो पहले वाला है वो चल रहा होगा, जो लास्ट वाला है वो पंखा चलेगा ही नहीं, है ना। इसीलिए तुम देखते हो जो लाइटिंग आती है बाजार में, जो दिवाली में लगाते हैं, उसमें बल्ब तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर तुम उसको सीरीज में जोड़ दो तो वो बल्ब जलते नहीं, लास्ट वाले शुरू में जलेंगे, बाद में बंद हो जाएंगे। तो वो सारी बन के किस में आती है, पैरेलल में आती है, ताकि सबको बराबर वोल्टेज मिले, तब ताकि सब बराबर प्रॉपर चले, रोशनी उनकी सबकी बराबर। तो क्या याद रखना है, पैरेलल में अगर हमने कॉम्बिनेशन करा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस कम होता है हमेशा, पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाता है, सीरीज में जोड़ने से हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ऑलवेज रिमेन सेम, मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट ऑलवेज रिमेन सेम, सीरीज में करंट। ये बात समझ में आ गई। अब ये चीज़ें जो मैंने बोली हैं इनको अगली क्लास में मैं पूछूंगा तुमसे, क्या क्या बोला मैंने, एक तो V के बारे में, एक I के बारे में, और एक पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, और अगर सीरीज में लगाया है तो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। अगली क्लास में हम पहले ये दो फॉर्मूले डिराइव करके बताएंगे कि भाई R जो है R1 + R2 क्यों हुआ, और ये 1/R1 R2 क्यों हुआ, ठीक है। तो ये अगली क्लास में बताएंगे।